डॉक्टर शशिकला गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर केमिस्ट्री। आज हम स्टार्ट करेंगे बीएससी पार्ट 1 गैसियस स्टेट में क्रिटिकल फिनोमिना एंड क्रिटिकल कांस्टेंट, यानी क्रांतिक घटनाएं और क्रांतिक स्थिरांक। गैस के अणुओं के मध्य दूरी अधिक होती है, विशेष रूप से उच्च ताप और निम्न दाब पर प्रत्येक अणु अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखता है और वह स्वतंत्र रूप से विचरण करता रहता है। ताप कम करने से अणुओं की गतिज ऊर्जा घटाई जा सकती है और दाब बढ़ाने से अणुओं को पास पास लाया जा सकता है। ताप यदि हम और अधिक कम करते हैं तो अणु और पास आते हैं, ताकि प्रबल आकर्षण बल के कारण गैस द्रव में परिवर्तित हो जाती है। द्रव अवस्था में पदार्थों का घनत्व अधिक, क्षमता अधिक और अणुओं के मध्य मुक्त पथ कम हो जाता है। आणविक आकर्षण अधिक होने से अणुओं के मध्य संसंजन बल बहुत प्रबल होते हैं और वे अणुओं को एक निश्चित आयतन में सीमित रखते हैं। अतः द्रव अवस्था में अणुओं की गतिज ऊर्जा गैसीय अवस्था की तुलना में कम होती है। इसी प्रकार गैस का दाब बढ़ाने से भी द्रवित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए SO2 गैस को उच्च ताप यानी 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी द्रवित किया जा सकता है, परंतु दाब 3.24 वायुमंडल लगाना पड़ेगा। अतः दाब बढ़ाने से और ताप कम करने से गैस को द्रवित किया जा सकता है। हमारे साइंटिस्ट एंड्रू ने सन 1869 में CO2 गैस के लिए PV वर्सेस T संबंध का अध्ययन किया और उन्होंने वे शर्त बताई जिस पर कि गैस को द्रवित किया जा सकता है। गैसों को द्रवित करने में ताप का प्रभाव दाब के प्रभाव की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है। एक वायुमंडलीय दाब पर हर गैस को द्रवित करना संभव है, पर यह आवश्यक नहीं है कि वायुमंडलीय ताप पर प्रत्येक गैस को द्रवित किया जा सके। अतः प्रत्येक गैस के लिए एक ऐसा ताप होता है जिसके ऊपर गैस को द्रवित करना संभव नहीं होता है, दाब चाहे कितना भी बढ़ा दिया जाए। यह ताप क्रांतिक ताप कहलाता है, जिसे हम इस तरह से भी समझा सकते हैं, वह ताप जिसके नीचे गैस को केवल दाब लगाकर ही द्रवित किया जा सकता हो, अथवा वह ताप जिसके ऊपर गैस को द्रवित नहीं किया जा सकता, चाहे दाब कितना भी बढ़ा दिया जाए, क्रांतिक ताप कहलाता है। यह गैस का एक अभिलाक्षणिक गुण है, अर्थात यह प्रत्येक गैस के लिए निश्चित होता है। उदाहरण के लिए CO2 गैस का क्रांतिक ताप 31 डिग्री सेंटीग्रेड है, अर्थात इस ताप के ऊपर के किसी ताप पर CO2 को द्रवित नहीं किया जा सकता है, दाब चाहे कितना भी अधिक लगा ले। क्रांतिक ताप पर प्रत्येक गैस को द्रवित करने के लिए एक निश्चित दाब की आवश्यकता होती है। यह दाब क्रांतिक दाब कहलाता है। जैसे CO2 का क्रांतिक दाब 73 वायुमंडल है, अतः CO2 को 31 डिग्री सेंटीग्रेड पर कम से कम 73 वायुमंडल दाब लगाकर द्रवित किया जा सकता है। क्रांतिक ताप और क्रांतिक दाब पर एक मोल गैस का आयतन क्रांतिक आयतन कहलाता है। CO2 का क्रांतिक आयतन 95.7 ml है। क्रांतिक दाब और क्रांतिक आयतन भी गैस के अभिलाक्षणिक गुण हैं। क्रांतिक ताप, क्रांतिक दाब और क्रांतिक आयतन को क्रमशः हम TC, PC और VC के द्वारा व्यक्त करते हैं। अतः ये सामूहिक रूप से
क्रांतिक स्थिरांक कहलाते हैं। अब हम देखते हैं क्रांतिक स्थिरांकों का निर्धारण। क्रांतिक ताप और क्रांतिक दाब का प्रायोगिक निर्धारण इस सिद्धांत पर आधारित है कि क्रांतिक ताप पर द्रव का घनत्व और संतृप्त वाष्प का घनत्व समान हो जाता है। इस कारण गैस और द्रव को पृथक करने वाली सतह अर्थात सीमा अदृश्य हो जाती है। प्रायोगिक निर्धारण के लिए ये उपकरण बनाया गया है जो हम यहाँ पर इस चित्र में देख रहे हैं। ये जो उपकरण है, यहाँ पर ये एक मोटी कांच की ये रेखा है, इसमें ये मोटी कांच की दीवार है तो कहना चाहिए। ये कांच की नली का बना होता है जिसकी यू आकृति होती है और एक सिरा इसका ये बल्ब के रूप में होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये बल्ब के रूप में इसका एक सिरा होता है और इसमें हम द्रव भर देते हैं इस बल्ब के अंदर और इसका बाकी जो भाग है वो पारे द्वारा भर दिया जाता है, यानी नीचे का जो यू ट्यूब है इसमें पारे से भर दिया जाता है। नली के दूसरे सिरे को पारे के तल के कुछ ऊपर से बंद कर दिया जाता है ताकि इसमें कुछ हवा रह सके। नली का यह भाग मैनोमीटर का काम करता है। इस बल्ब को हम एक जैकेट में बंद कर देते हैं। ये देखो ये जैकेट लगा हुआ है और इस जैकेट में हम इसको बंद कर दिया जाता है जिसमें एक स्थिर ताप पर हम यहाँ से ये जल प्रवाहित किया जा सकता है। गर्म जल और ठंडा जल हम इस बल्ब में प्रवाहित कर सकते हैं और इस जैकेट में एक थर्मामीटर लगा हुआ होता है। इस तरह से ये सारा सेटअप है। अब हम इस प्रयोग में धीरे धीरे बल्ब का ताप बढ़ाते हैं। कैसे? हम इस जैकेट से हम गरम जल भेजते हैं, उससे इस बल्ब का ताप बढ़ जाता है और फिर जब इस बल्ब के अंदर रखा हुआ जो ये द्रव है, ये जो इस द्रव की जो सतह है, ये सतह जब अदृश्य हो जाती है, ये दिख रही है ना वेपर और लिक्विड के बीच की ये सतह, तो जब हम गर्म करते हैं तो एक ताप पर ये सतह जो है ये अदृश्य हो जाती है। जैसे ही सतह अदृश्य हो जाती है हम वो ताप नोट कर लेते हैं। फिर हम यहाँ से ठंडा जल प्रवाहित करते हैं और ठंडा जल प्रवाहित करके और फिर हम इस बल्ब को ठंडा करते हैं। तो जिस ताप पर ये सतह फिर से आ जाती है तो वो ताप हम नोट कर लेते हैं और इस तरह से उन दोनों ताप का जो मध्यमान है वो इसका क्रांतिक ताप होता है। मैनोमीटर द्वारा इन दोनों ताप के संगत दाबों का मान हम ज्ञात कर लेते हैं। इन दोनों दाबों का मध्यमान इसका क्रांतिक दाब कहलाता है। लेकिन क्रांतिक ताप और क्रांतिक दाब पर एक मोल गैस का आयतन क्रांतिक आयतन हम सीधा ज्ञात नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ताप और दाब के थोड़े से परिवर्तन में बहुत बड़ा आयतन में परिवर्तन हो जाता है। अतः इसे ज्ञात करने के लिए, आयतन ज्ञात करने के लिए परोक्ष विधि काम ली जाती है, यानी इनडायरेक्ट मेथड काम में लिया जाता है, जो कि ये साइंटिस्ट काइले और मैथाइयस ने ये मेथड दिया है, जिनके प्रेक्षण पर आधारित है। उसके अनुसार, इन साइंटिस्ट के अनुसार किसी द्रव और संतृप्त वाष्प के घनत्व के मध्यमानों को संगत ताप के विरुद्ध आलेखित किया जाता है तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है। इस नियम को सरल रेखीय व्यास का नियम कहते हैं, यानी रूल ऑफ रेक्टिलिनियर डायमीटर कहा जाता है। ये जो आलेख यहाँ इस चित्र में दर्शाया गया है, जो कि हमने यहाँ ताप वर्सेस डेंसिटी, हमने ये आलेख है जो है
खींचा है। इस आलेख में यहाँ पर ये AC ये दर्शा रहा है संतृप्त वाष्प का घनत्व, और ये जो BC है ये दर्शा रहा है लिक्विड का घनत्व। यानी ये संतृप्त वाष्प का घनत्व वर्सेस ताप, और ये दर्शा रहा है द्रव का घनत्व वर्सेस ताप। तो ये इस तरह से हमें एक पैराबोला प्राप्त होता है। लेकिन हम इस पैराबोला में ये देखते हैं कि हमें यहाँ पर कोई स्पष्ट बिंदु नज़र नहीं आ रहा है जिसको हम कह सके कि ये क्रांतिक घनत्व है। अतः ये क्रांतिक घनत्व ज्ञात करने के लिए हम ये संतृप्त वाष्प के घनत्व और संतृप्त द्रव के घनत्व का हम मध्यमान निकालते हैं और उसको हम ताप के विरुद्ध आलेखित करते हैं। जैसे हम यहाँ पर चित्र में देख रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पर ये गोले दिख रहे हैं, इन दोनों घनत्व का हम यहाँ मध्यमान निकाल लिया और ये हमने यहाँ ड्रॉ कर दिया। इसी तरह से इस ताप पर, है ना। फिर इसी तरह से इन दोनों घनत्व का हमने मध्यमान निकाला और फिर उसका हमने इस ताप पर ड्रॉ कर दिया, और इस तरह से ये अलग अलग मध्यमान निकाल कर हम ताप के विरुद्ध आलेखित करते हैं। तो हमें ये इस तरह से सीधी रेखा प्राप्त होती है, यानी DC रेखा प्राप्त होती है। तो जो C है, ये C इसका क्रांतिक घनत्व कहलाता है, और इस पर जो ताप है वो क्रांतिक ताप कहलाता है। और इस क्रांतिक आयतन को ज्ञात करने के लिए हम क्रांतिक घनत्व में अणुभार का भाग देते हैं, तो इस तरह से हमें क्रांतिक आयतन प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से हम प्रायोगिक विधि द्वारा क्रांतिक दाब और क्रांतिक आयतन ज्ञात कर सकते हैं। अब हम देखते हैं वास्तविक गैसों के PV समतापी वक्र। वास्तविक गैसों के PV समतापी वक्र ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पर प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। वैसे हम ये जानते हैं कि आदर्श गैस के लिए जब हम P वर्सेस V ग्राफ प्लॉट करते हैं, ये देखिए P वर्सेस V, तो हमें ये इस तरह का पैराबोला प्राप्त होता है। तो ये कहलाता है आइसोथर्म। तो ये आदर्श गैस के लिए आइसोथर्म हो गया। लेकिन जब हम CO2 गैस के लिए देखते हैं, तो CO2 गैस के लिए जब हम ये P वर्सेस V आइसोथर्म ड्रॉ करते हैं अलग अलग ताप पर, तो हमें ये इस तरह का आइसोथर्म प्राप्त ना होकर अलग अलग ताप पर हमें ये आइसोथर्म प्राप्त हो रहा है। आप देख रहे हैं इस चित्र में, देखिए 13.1 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमें ये इस तरह से आइसोथर्म प्राप्त हो रहा है, और 21.5 पर 31 डिग्री सेंटीग्रेड पर 35.5 पर हमें अलग अलग ये ग्राफ प्राप्त हो रहे हैं। तो ये पैराबोला आदर्श गैस के जैसा हमें ये इस तरह का पैराबोला प्राप्त नहीं हो रहा है। तो हम इस ग्राफ को इस तरह से लिख सकते हैं, H I J और K। तो हम सबसे पहले 13.1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर हम डिस्कस करते हैं। इस ग्राफ में हम देखते हैं H से I की ओर जाते हैं तो ये बॉयल के नियम का पालन करती है, जिसमें क्योंकि हम ये जानते हैं कि ये ग्राफ किस में है, P वर्सेस V, है ना। तो ये बॉयल के नियम का पालन करते हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जैसे जैसे हम इसका दाब बढ़ाते हैं आयतन कम होता है, ठीक है, जो कि HI से ये दर्शा रहा है। अब जैसे ही हम पॉइंट I पर आते हैं, तो I पर हम देखते हैं कि गैस का संघनन प्रारंभ हो जाता है। तो I से J तक गैस का संघनन होता है और ये क्षैतिज रेखा हमें प्राप्त होती है। फिर हम जैसे ही J पर आते हैं, तो J पर हम देखते हैं कि अब जैसे जैसे हम दाब बढ़ाते हैं, हम K की ओर जाते हैं, इसमें आयतन में बहुत कम परिवर्तन होता है, क्योंकि अब ये द्रव अवस्था में आ गया। तो हम ये जानते हैं कि द्रव अवस्था में हम किसी भी गैस को संपीड़ित करना असंभव सा होता है, और इसलिए हमें ये लगभग ये सीधी रेखा हमें
प्राप्त होती है। तो ये जे से के की ओर, जैसे हम जब दाब बढ़ाते हैं तो हम जे से के की ओर जाते हैं। जैसे जैसे हम ताप बढ़ाते हैं, अब आप देख रहे हैं 21.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर अब हमें जो ग्राफ प्राप्त हुआ ये है DE। वापस हम इसको ड्रॉ करते हैं तो ये है DEF G। तो हमने क्या देखा कि D से E ये रेखा भी बड़ी हो गई और E से F यहाँ ये क्षैतिज रेखा छोटी हो गई और F से फिर हम G की ओर जा रहे हैं। इस तरह से हम ये देखते हैं कि दाब पर आयतन का प्रभाव बहुत कम पड़ता है। ये जो F से G जो दर्शा रहा है वो ये दर्शा रहा है क्योंकि द्रव अवस्था में ये लगभग असंपीड्य होते हैं। ताप बढ़ाने पर ये क्षैतिज पोर्शन कम होता है और 31 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर हमें ये जो पैराबोला सा प्राप्त होता है, जो आप इस चित्र में देख रहे हैं, ये 31 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये पैराबोला सा प्राप्त हो रहा है। तो इसका मतलब है ये जो ताप है ये इसका क्रांतिक ताप कहलाता है। यानी इस 31 डिग्री सेंटीग्रेड ताप से अधिक ताप पर अगर हम इसका दाब बढ़ाते हैं तो हम इसको द्रवित नहीं कर सकते हैं। तो इस ताप से अधिक ताप पर CO2 को हम द्रवित नहीं कर सकते हैं। इस बिंदु B पर संगत दाब इसका क्रांतिक दाब कहलाता है। यहाँ बिंदु B क्या है, ये जो A में इस 31 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जब हम इसको आलेखित करेंगे तो ये होगा A, B और C। तो ये जो बिंदु B है ये क्रांतिक बिंदु कहलाता है और इस ABC आइसोथर्म को हम समतापी वक्र, इसको हम क्रांतिक समतापी वक्र कहते हैं। और समतापी वक्र के क्षैतिज भागों को हम अगर मिलाते हैं तो ये इस तरह से हमें एक पैराबोला प्राप्त होता है जो कि चित्र में ये दर्शाया गया है। इस पैराबोला का शीर्ष बिंदु ये B है जो कि क्रांतिक समतापी वक्र होता है। इस पैराबोला के अंदर हमें दो अवस्थाएं देखने को मिलती है, द्रव CO2 और गैस CO2 जो कि साम्य अवस्था में होती है। परंतु इस पैराबोला के बाईं ओर ये CO2 दाईं ओर ये CO2 गैस अवस्था में होता है और इस पैराबोला के दाईं ओर ये जो है द्रव अवस्था में होता है।